मुनव्वर राणा महर्षि वाल्मीकि की तुलना तालिबान से करता है और जावेद अख्तर आरएसएस की तुलना तालिबान से। मुनव्वर राणा शायर है और जावेद अख्तर भी। दोनों की बदजुबानी अपने चरम पर है। दोनों की सोच में कट्टरता कूट कूट कर भरी हुई है। मुनव्वर राणा की गिरफ्तारी तो खैर तय हो चुकी है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट में लखनऊ बेंच ने उनकी याचिका खारिज कर दी है। अब बारी जावेद अख्तर की है। फिल्मों के गीत लिखकर दाल रोटी कमाने वाले जावेद अख्तर आरएसएस की तुलना तालिबान से करके बुरी तरह से फंस गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तुलना तालिबान से करने को लेकर जावेद अख्तर के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वकील आशुतोष जे दुबे द्वारा मानखुर्द पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत में ग्रेटर मुंबई पुलिस से मामले पर संज्ञान लेने और अख्तर के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। यह शिकायत अख्तर द्वारा दिए गए विवादित बयान को लेकर भी दर्ज कराई गई है। वहीं भाजपा ने जावेद अख्तर से माफी की मांग की है। भाजपा नेता राम कदम ने कहा कि जब तक जावेद अख्तर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की तुलना तालिबान से करने वाले अपने बयान के लिए माफी नहीं मांगते, तब तक उनकी फिल्में देश में नहीं दिखाई जाएंगी। अख्तर ने कहा कि आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वालों की मानसिकता भी तालिबान जैसी ही है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तालिबान एक मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह से कुछ लोग हमारे सामने हिंदू राष्ट्र की अवधारणा पेश करते हैं। जावेद अख्तर ने आगे कहा कि इन लोगों की मानसिकता एक जैसी है। तालिबान हिंसक हैं, जंगली हैं। उसी तरह आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का समर्थन करने वाले लोगों की मानसिकता एक जैसी है। तालिबान की तुलना आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल से करते हुए अख्तर ने कहा कि हिंदू संगठन जिन विचारधाराओं का पालन करते हैं, वे तालिबान से अलग नहीं हैं। उन्होंने हंसते हुए कहा कि उन्हें तालिबान की तरह अल्पसंख्यकों से कोई प्यार नहीं है। वे चाहते हैं कि तालिबान की तरह महिलाएं घर में ही रहें। दोनों के बीच अंतर क्या है? वे कहते हैं कि उनकी धार्मिक आस्था से बढ़कर कोई कानून नहीं, ऐसा तालिबान भी कहता है। आप उनसे अलग कैसे हैं? रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। 100 करोड़ की हफ्ता वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे अनिल देशमुख ईडी और सीबीआई से भागा भागा फिर रहा है। अजीत पवार की शुगर फैक्ट्री जब्त की जा चुकी है। अब एनसीपी के एक और बड़े नेता जांच एजेंसियों के निशाने पर हैं। उद्धव ठाकरे सरकार के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल पर सैकड़ों करोड़ के घोटाले के आरोप लगे हैं। असल में छगन भुजबल और उनका परिवार मुंबई में जिस 9 मंजिला इमारत में रहता है, उसी की मिल्कियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग का मालिकाना हक किसी दूसरी कंपनी के पास है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि ये छगन भुजबल की बेनामी संपत्ति है, जिस बिल्डिंग में पूरा भुजबल परिवार रहता है। हालांकि दस्तावेज परवेज कंस्ट्रक्शंस के स्वामित्व को दर्शाते हैं, इसलिए भुजबल को ये बताना चाहिए कि इस परवेज और इमारत से उनका क्या संबंध है। क्या भुजबल परवेज को बिल्डिंग में रहने का किराया देते हैं? भाजपा नेता किरीट सोमैया ने ये मांग की है कि भुजबल को ये भी खुलासा करना चाहिए कि क्या भुजबल ने परवेज से इमारत खरीदी है। किरीट सोमैया ने छगन भुजबल की आर्मस्ट्रॉन्ग कंपनी का निरीक्षण किया। उस समय भारी संख्या में पुलिस बल तैनात था। सोमैया ने मीडिया से बातचीत करते हुए भुजबल पर आरोप लगाते हुए कहा कि भुजबल की मुंबई में सांता क्रूज में 9 मंजिला इमारत है। इस बिल्डिंग में पूरा भुजबल परिवार रहता है। उनका इस इमारत से क्या संबंध है? इमारत के दस्तावेज परवेज कंस्ट्रक्शंस के नाम पर हैं। भुजबल का उससे क्या रिश्ता है? क्या भुजबल इस भवन का किराया देते हैं या उन्होंने ये भवन खरीदा है? मुंबई में कोई किसी को एक कमरा नहीं देता, तो भुजबल को यहाँ 9 मंजिला इमारत कैसे मिल गई? इस भवन को बनाने के लिए पैसा कहाँ से आया? ऐसे सवाल पूछते हुए सोमैया ने कहा, परवेज कंस्ट्रक्शंस फर्जी कंपनी है और इन कंपनीज को चलाने वाले लोग भी फर्जी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वह भवन का निरीक्षण करेंगे। आर्मस्ट्रॉन्ग इंफ्रा, आर्मस्ट्रॉन्ग एनर्जी ने मालेगांव में चीनी मिल खरीदी है। गिरणा चीनी मिल भुजबल की दूसरी बेनामी संपत्ति है। सोमैया ने कहा कि मेरी चुनौती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार को है। भुजबल भवन का मालिक कौन है? उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को नामित और गुमनाम संपत्ति घोषित करनी चाहिए। हाल ही में आयकर विभाग ने उनकी 130 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति जब्त की थी। सोमैया ने कहा कि भुजबल की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। 2013 में मैंने आर्मस्ट्रॉन्ग का दौरा किया था। उस वक्त भुजबल के गुंडों ने हमें रोका था।
आज हमने फिर निरीक्षण किया, आर्मस्ट्रॉन्ग एनर्जी, आर्मस्ट्रॉन्ग इंफ्रा, परवेज इंफ्रा, इन कंपनीज में लगाया गया पैसा कहां से आया? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। सियासत में वादे किए जाते हैं और मौका मिलते ही वादों को तोड़ भी दिया जाता है। हालांकि ये तरीका कांग्रेस ज्यादा इस्तेमाल करती है, लेकिन कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले शरद पवार इस खेल में ज्यादा चतुर हैं। लेकिन शेतकारी स्वाभिमान पक्ष के नेता राजू शेट्टी से किया गया वादा अगर पूरा नहीं होता है तो यह पवार पर भारी पड़ने वाला है। शरद पवार ने राजू शेट्टी से विधान परिषद का सदस्य बनाने का वादा किया था, लेकिन अब इस वादे पर अगर मगर का खेल शुरू हो गया है। विधायकी की लिस्ट से अपना नाम काटे जाने के कयासों के बीच राजू शेट्टी ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का नाम लिए बिना जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनसीपी पर निर्भर है कि वह समझौते का पालन करे या उनकी पीठ में धारदार खंजर भोंक दे। शेट्टी ने कहा कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले एनसीपी और स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के बीच लोकसभा सीट के बदले विधान परिषद के सीट का समझौता हो गया था। अब ये उस नेता को तय करना है कि वे अपने वादे को निभाते हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि मैं कभी एनसीपी के पास विधायक की भीख मांगने के लिए नहीं गया था। शेट्टी ने धमकी दी है, अगर उनके साथ धोखा हुआ तो वे जल्द ही एनसीपी को करेक्ट करने के अभियान की शुरुआत करेंगे। जानकारों का ये कहना है कि राजू शेट्टी किसानों को हुए नुकसान के अलावा उन्हें नया कर्ज दिलाने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार के कई नेता उनसे नाराज चल रहे हैं। हालांकि शेट्टी ने कहा कि वे राज्य के किसानों के हक के लिए आवाज आगे भी उठाते रहेंगे। शरद पवार ने ये खुलासा किया कि राज्यपाल को महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए भेजे गए 12 नाम की लिस्ट में से स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के नेता राजू शेट्टी का नाम नहीं काटा गया है। उन्होंने कहा कि शेट्टी के नाम पर फैसला राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को लेना है। पवार का ये बयान ऐसे समय में आया जब इस बात की चर्चा तेज है कि 12 नेताओं की लिस्ट में से शेट्टी का नाम काटकर एनसीपी के नेता हेमंत टकले का नाम आगे कर दिया गया। पवार ने कहा, जो वादा एनसीपी ने शेट्टी के साथ किया था उसे हम निभाएंगे। उन्होंने इस बारे में शेट्टी को सलाह दी कि उन्हें टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए। हालांकि जानकारों का ये कहना है कि पवार ने शेट्टी के बारे में फैसला लेने का जिम्मा राज्यपाल कोश्यारी पर डालकर बड़ी कूटनीतिक चाल चली। ऐसे में यदि शेट्टी का पत्ता कटता है तो इसका ठीकरा राज्यपाल पर फोड़ा जा सकता है। एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने भी विधायकों की लिस्ट से राजू शेट्टी का नाम काटे जाने का खंडन किया। उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से इन विधायकों की नियुक्ति की फाइल पर तुरंत साइन करने की अपील की है। इससे पहले 1 सितंबर को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और राजस्व मंत्री बालासाहब थोराट ने राज्यपाल से मिलकर विधायकों की फाइल पर साइन करने का अनुरोध किया था। राज्यपाल से मीटिंग के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संकेत दिए थे कि चुनाव में हार जाने वाले नेता की विधान परिषद सदस्य के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती। इसके बाद से ही विधायकी की लिस्ट से स्वाभिमानी शेतकारी पक्ष के नेता राजू शेट्टी की जगह हेमंत टकले के नाम को शामिल करने की चर्चा जोर पकड़ने लगी थी। हालांकि अब एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार और जयंत पाटिल के दावों के बाद इस पूरे विवाद में नया मोड़ आ गया है। वहीं सवाल ये भी है कि अगर चुनाव हारने की वजह से शेट्टी की नियुक्ति नहीं हो सकती तो शिवसेना की ओर से उम्मीदवार के तौर पर एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर की नियुक्ति कैसे हो सकती है, क्योंकि वे भी कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में लोकसभा का चुनाव हार चुकी हैं। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। किसान महापंचायत के बहाने राकेश टिकैत ने सियासत जमकर की। पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ नारे लगवाए, अल्लाहू अकबर के नारे लगवाए और मोदी सरकार पर वे सारे आरोप लगाए जो राहुल गांधी लगाते हैं। राहुल गांधी की ही तरह टिकैत ने भी अंबानी और अडानी का नाम लिया। राहुल गांधी की ही तरह एनएमपी को ग्रेट इंडिया सेल बताया। मतलब साफ है कि यूपी की सियासी बिसात पर टिकैत ने कांग्रेस के से मोहरे चले। मुजफ्फरनगर में राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड समेत कई राज्यों से किसान पहुंचे। इस दौरान राकेश टिकैत ने दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों को लेकर कहा कि भले ही वहां हमारी कब्रगाह बन जाए, लेकिन हम वहां से नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम आपसे वादा लेकर जाते हैं,
अगर वहां पर हमारी कब्रगाह बनी तो भी हम मोर्चा नहीं छोड़ेंगे और बगैर जीते वापस नहीं आएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान मोर्चा की महापंचायत में भीड़ से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे भी लगवाए। उन्होंने कहा कि यूपी की जमीन को दंगा करवाने वालों को नहीं देंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि जब भारत सरकार हमें बातचीत के लिए आमंत्रित करेगी हम जाएंगे। जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। आजादी के लिए संघर्ष 90 साल तक चला, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये आंदोलन कब तक चलेगा। टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर की जमीन पर पैर नहीं रखेंगे, जब जीत होगी तभी वहां आएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार बात करने को तैयार नहीं, उसने बात करनी बंद कर दी है। हम बात करना चाहते हैं पर लगता है कि सरकार इसका कोई समाधान नहीं चाहती। उन्होंने आगे कहा कि अब मिशन सिर्फ यूपी नहीं बल्कि देश को बचाना है, पूरे देश के मुद्दे उठाएंगे। मंच से संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद की भी घोषणा की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।